नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के मूल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिका, जिसका मेन नाम तो है साइटो, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, जिसे हम जनरली सेल भी कहते हैं। इसकी खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, जो एक मृत कोशिका थी, तथा जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद जो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो स्लाइडेन व स्वान के द्वारा किया गया था। सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका अगर हम देखें तो वो है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका हम देखें वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम मानव में देखते हैं तो सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो स्त्रियों में होता है। कि जो सबसे लंबी जो कोशिका है वो है न्यूरॉन, और जो कोशिका विभाजन होता है उसमें, तो विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, वो भी न्यूरॉन है। और जब आप देखते हो कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसीलिए हमें हेलमेट पहनने की सलाह सबसे पहले दी जाती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता, और अगर आप वहां पे चोट लग जाती है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसको बचाने के। क्योंकि अगर सिर के बाहर कहीं पे भी लग रही है तो वहां पे कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाएं बना लेगी, लेकिन सिर के अंदर न्यूरॉन कोशिका में वहां पे अगर चोट लगती है तो मामला गंभीर हो सकता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। इसीलिए आप देखते हैं कि जो लीवर है वो पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि वहां हल्का सा भी कुछ भी होता है तो कोशिकाएं फटाफट से विभाजन कर लेती है और एक नए कोशिका का निर्माण कर लेती है, इसलिए इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोशिका के मेन जो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका के कौन कौन से अंग है। तो सबसे पहले हमारा आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है तथा ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में ही पाए जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका के जो सभी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अदर जो भी हैं, ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया, सब गोल्गी बॉडी हो गया, सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका भित्ति। जो जीव दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, तो हम उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वही एक कोशिका भित्ति की तरह कार्य करती है। जनरली ये पादपों में पाई जाती है, मतलब हार्ड, लेकिन जंतुओं में मतलब एक झिल्ली ही पाई जाती है, जबकि सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति वो पादपों में पाई जाती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ें हम पेड़ पौधों से बनाई हुई, अगर कपड़े हो गए, जो मतलब कॉटन हो गया, तो वो सब उसमें सेलुलोज पाया जाता है, क्योंकि वो पेड़ पौधों से बनी हुई है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है, पेड़ पौधों को, कोशिकाओं को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है और उनकी जो सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज जो है अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी जो आंतरिक दीवार होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये हमारे श्वसन का कार्य करती है, जिससे इसमें जो हीमोग्लोबिन आता है, जब हम श्वसन करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। उसके बाद वहाँ जब क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र से एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी जब हो जाती है तो वो मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर देती है, और वही ग्लूकोज ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। जब शरीर में मतलब हम देखते हैं कि कोई चीज ज्यादा काम कर रही है, कहीं है, जैसे हम हाथों से काम कर रहे हैं तो हाथों को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, तो अदर जहां भी शरीर बॉडी में जहां भी ऊर्जा ज्यादा होगी वहां से ऊर्जा को हाथों तक लाने का कार्य जो करता है वो गोल्जी बॉडी करता है, ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद हम देखते हैं रसदानी वैक्यूल्स। ये हमारे कोशिका में जल संग्रह का कार्य करती है। जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 65% या 70% पानी पाया जाता है, ये पानी इन्हीं में होता है। बॉडी में तो होता ही है, वो तो हम डायरेक्ट लेते रहते हैं जब वो मतलब प्यास लगती है, पानी पीते रहते हैं, लेकिन जो मेन पानी पूरे बॉडी में भरा रहता है वो इन्हीं वैक्यूल्स में भरा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारक काय की, सेंट्रोसोम। इसकी खोज जो है बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आप देखना इम्पोर्टेंट है। कोशिका विभाजन जो होता है इन्हीं के द्वारा होता है। जो कोशिकाओं का है पुनर्निर्माण होता है। सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन होता है, पहले मैं बता चुका हूं कि लीवर में होता है, और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन की न्यूरॉन सेल में जो न्यूरॉन सेल्स होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर हम बात करें कैंसर की, कैंसर क्या है? अत्यधिक अनियंत्रित कोशिका विभाजन। जब कोशिकाएं बिना लिमिट के विभाजन होना शुरू हो जाती है तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। अब आप पूछोगे कि जब कैंसर मतलब अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है तो ब्रेन में कैसे होता है फिर? क्योंकि ब्रेन में तो होता ही नहीं है, सेल विभाजन ही नहीं होते। तो मैं बता दूं आपको कि जो 90% है वो तो होती है न्यूरॉन सेल, लेकिन 10% अलग सेल्स होती हैं। अगर उनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम जनरली ER के नाम से भी जानते हैं। ये कोशिका के भीतर का आंतरिक कंकाल है। आंतरिक सहायता करता है ताकि कोशिका पिचके नहीं। जब कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में जो स्केलेटन पाया जाता है, इसीलिए हमारी एक बॉडी का निश्चित आकार है, निश्चित स्ट्रक्चर है, वैसे ही सेल का भी एक निश्चित आकार बना रहता है। इसकी वजह से पिचकती नहीं है कोशिका। ये वसा का निर्माण करता है तथा प्रोटीन का निर्माण करता है। वसा का निर्माण ये मतलब जब 2 प्रकार की पाई जाती है, जो ER है वो 2 प्रकार की हम देखते हैं। जब एक साइड से तो स्मूथ होती है और एक साइड से रफ होती है। जो स्मूथ होती है वो वसा का निर्माण करती है, और जो रफ होती है, पहले हम देखते हैं कि वो रफ होती क्यों है। क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के कारण हम उसे रफ ER कहते हैं, और ये राइबोसोम मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मतलब डायरेक्टली ER जो है, रफ ER प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो ही कर रही है, क्योंकि राइबोसोम उसके ऊपर पाए जाते हैं और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही यही है कि राइबोसोम क्या है। तो हम देखते हैं कि खोजकर्ता जो है इसके पेलाडे हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेमिडेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से जो राइबोसोम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कि 70S और 80S 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अनुसार। तो 70S के जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, तथा 80S के जो होते हैं वो बड़े होते हैं तथा यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। हम इसको छोटा बड़ा इस टाइप से नहीं देख सकते हैं कि भाई ये इसकी आकृति बड़ी है छोटी है। उसको देखने के लिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से देखा जाता है, जिसमें कि हम एक द्रव में हम
उस राइबोसोम को डालते हैं और जो राइबोसोम सबसे पहले नीचे तलेटी में पहुंचता है उसे हम बड़ा मानते हैं। तो वो आपके आगे आएगा, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। इसके खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, सभी जानते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, जो सेल का दिमाग कहा जाता है केंद्रक। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए, और मतलब क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अब आप देख ही सकते हो कि मेन चीज केंद्रक है, बाकी सभी का और अपना अपना महत्व है, लेकिन जो ब्रेन ऑफ सेल है वो है केंद्रक। जो क्रोमोसोम में 80% तो प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और 10% जो है अन्य और भी चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। इसकी खोज डी ड्यूवे। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी कोशिकीय अंग जो है उसका पाचन कर सकता है, उसको गला सकता है, उसको खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो जब सड़ने लग जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो दूसरे कोशिकांग को भी इफेक्ट करता है। इसलिए लाइसोसोम का काम है कि उसमें ये जो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है वो उस पर छिड़कता है तथा उसको खत्म कर देता है, उसको साफ कर देता है। तो इसे हम कोशिका का सुसाइड वेग कहते हैं, आत्मघाती की थैली के नाम से भी जानते हैं। उसे कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि आरबीसी जो है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी जब इसका 120 दिन का जीवन काल होता है, उसके बाद ये जब इनकी जब डेथ हो जाती है तो ये स्प्लिन में चली जाती है। जो प्लीहा है, जिसे हम तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, वहाँ इसका मतलब हम देखते हैं कि भाई ये वहाँ पे जाके खत्म होती है, वहाँ जाके इसका समाप्ति होती है। तो इसलिए हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ये रंगहीन होता है तथा इसमें 80% जल पाया जाता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? जो पूरी कोशिका में पाया जाता है, तथा जो केंद्रक द्रव्य है सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका में नहीं। सिर्फ केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य है वो है केंद्रक द्रव्य, तथा पूरी कोशिका में केंद्रक के सिवाय जो द्रव पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तथा पूरी कोशिका को मिलाकर जो द्रव्य होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि जब जीव द्रव्य नहीं होगा कोशिका में, तो ये सभी जो कोशिकांग है वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। सब जहाँ पे अपना व्यवस्थित काम कर रहे हैं वो सब अस्त व्यस्त हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें होती है, तो उनको भी एक व्यवस्थित पैकेट में पैक करके उनके अंदर वो जो किसी में हम कुछ अखबार भर देते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है जिससे हम उनको व्यवस्थित वो कार्टून्स आते हैं उसमें बढ़िया पैक करके डालते हैं, तो वो हिले नहीं, वो टूटे नहीं। इसीलिए उसी प्रकार का काम ये जीव द्रव्य करता है कि सबके एक व्यवस्थित जगह सेट कर देता है, जिससे एक दूसरे को ये डिफेक्ट ना करें। तो इस जीव द्रव्य में 1% की कमी आने पर हमें प्यास लगती है, सिर्फ 1% की कमी पर। और अगर इसमें 10% की कमी आ जाती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, और उसके आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आने वाले वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।